कंटिन्यूएशन में है पिछले वाले टॉपिक के। वहाँ तक हमने जो है सारे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेंट्रल मेटल आयन की और लिगेंड्स की वो समझ ली हैं। अब आते हैं हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं और उसमें हम लोगों को करना है थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेसिकली 3 तरह की थ्योरीज इसके लिए प्रपोज की गई मेनली, जिसमें कि जो वर्नर की थ्योरी है ये बहुत पहले की है और ये इसकी इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि जिस समय ये बात कही गई उस समय बॉन्ड के बारे में भी हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। इसके लिए वर्नर को बाद में इसी थ्योरी पर नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है, कॉन्फर किया गया है। दूसरी जो थ्योरी है वो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और तीसरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो हम लोग एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, छोटे छोटे वीडियोज़ में हम कवर करेंगे। तो पहले आइए देखते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सॉरी वर्नर थ्योरी देखते हैं पहले हम लोग। आइए वर्नर थ्योरी जो है ये इम्पॉर्टेंस रखती है क्योंकि मैंने जैसा बताया कि उस समय बॉन्ड हमें नहीं पता था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है। तो ये जो तीनों थ्योरीज हैं ये इस बारे में है कि बॉन्ड आखिर बन कैसे रहा है, किस तरह से मेटल और लिगैंड आपस में जुड़े हुए हैं। तो वर्नर ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि 2 तरह की वैलेंसीज होती हैं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। अगर मान लीजिए सपोज मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊँ आपको तब हम इसको ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। K4FeCN6 इस तरह मैंने बताया था, जहाँ हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया था और हमने कहा था स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाती हैं। तो वर्नर ने इसको कुछ इस तरह से समझाया कि यहाँ पर Fe है यानी सेंट्रल मेटल आयन जो था, उसके साथ इन्होंने कहा कि 6 साइनाइड को थिक बॉन्ड से जोड़ दिया गया। इस तरह से 6 साइनाइड को थिक लाइन से जोड़ दिया गया और उसके बाद उन्होंने जो 4 पोटेशियम है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हैं उनको उन्होंने डॉटेड लाइन से जोड़ा। उनको उन्होंने इस प्रकार से डॉटेड लाइन से जोड़ा, ठीक है, जो मैं रेड से दिखा रही हूँ यहाँ पर आपको, और ब्लैक से हमने साइनाइड को जोड़ा है। जो साइनाइड को जोड़ा है उसको इन्होंने नाम दिया सेकेंडरी वैलेंसी और जो डॉटेड लाइन से मैंने जोड़ा है उसको इन्होंने नाम दिया प्राइमरी वैलेंसी। यानी ब्लैक वाली जो लाइन है उसको नाम दिया सेकेंडरी वैलेंसी और जो रेड से लाइन्स हैं जो डॉटेड हैं ब्रोकन लाइन्स हैं वो हैं प्राइमरी वैलेंसी। यानी इन्होंने 2 टर्म यूज़ किए थे, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। जो आज के रेफरेंस में अगर बात करूँ तो ये जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनिक बॉन्ड है और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो उसको उस समय क्योंकि बॉन्ड की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इस तरह से बॉन्ड के बारे में हमको नॉलेज नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसको नाम दिया प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो आयनाइजेबल नहीं होती, नॉन आयनाइजेबल होती है, ठीक है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ऑक्सीडेशन नंबर बताती है। प्राइमरी वैलेंसी क्या बताती है, ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ये जो मेटल है इसकी जो मेन इसकी जो आयनिक कैरेक्टर है वो किससे सेटिस्फाई हो रहा है, प्राइमरी वैलेंसी से। तो उन्होंने पोटेशियम जो है उसको आयनिक वैलेंसी बताया कि पोटेशियम यहाँ पर आयनिक वैलेंसी से जुड़ा हुआ है, जो कि पानी में डाले जाने पर, सोल्यूशन में डाले जाने पर K4 के रूप में फ्री हो जाएगा। और बाकी जो पूरा आयन है यानी कि FeCN6-4 ये टूटेगा नहीं, यानी कि ये पानी में डाले जाने पर आयरन और साइनाइड में अलग अलग नहीं सेपरेट होगा। तो इन्होंने कहा कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयनाइजेबल है, उसको डॉटेड लाइन से दिखाया है और ये ऑक्सीडेशन नंबर को सेटिस्फाई कर रही है, एक तरह से इसके वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रही है। जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको इन्होंने कहा कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमने लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर दिखाऊँ अगर मैं, ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर लिखा हुआ है ये सारा सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ होता है। और सेकेंडरी वैलेंसी जो है उसको उन्होंने थिक लाइन्स, यानी कि यहाँ पे जो मैंने ब्लैक से दिखाया है, या अगर मैं इसको रेड से दिखाऊँ तो ये इस तरह से है, मोटी लाइनों से दिखाया है। और ये जो मोटी लाइन से दिखाया है इसको इन्होंने कहा कि ये जो वैलेंसी होती है वो नॉन आयनाइजेबल है, यानी पानी में डाले जाने पर ये नहीं आयनाइज होगा, टूटेगा नहीं पानी में डाले जाने पर। जैसे मैंने यहाँ दिखाया आपको, आयरन और साइनाइड जो हैं वो अलग अलग नहीं आयन के रूप में प्राप्त होते हैं हमको जब हम पानी में डालते हैं। और चौथा इन्होंने कहा कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। जितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे उतनी ये थिक लाइंस होंगी, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसीज होंगी। अपनी थ्योरी को उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए कुछ एग्जांपल्स दिए, जो कि जैसे उन्होंने मेन जो एग्जांपल लिया वो लिया हेक्सामीन कोबाल्ट क्लोराइड का, यानी 6 अमीन ग्रुप हैं, कोबाल्ट है, क्लोराइड है। इसको उन्होंने कहा कि जब ये कंपाउंड था
इस कंपाउंड को हमने पानी में डाला तो ये दो रूप में टूटा। एक तो ये बड़ा वाला आयन जो कि क्या है CONH3 6 और दूसरे थे 3 Cl माइनस। 3 क्या थे Cl माइनस। ओवरऑल अगर मैं पूछूं कितने आयन्स हो गए तो 4 आयन्स हो गए। यानी इसकी जो मोबिलिटी बताई गई, मोबिलिटी मतलब नंबर ऑफ आयन्स, क्योंकि नंबर ऑफ आयन्स ज़्यादा होंगे तो मोबिलिटी ज़्यादा होगी, करंट का फ्लो भी ज़्यादा होगा, कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। तो जितने ज़्यादा आयन्स करंट का फ्लो उतना ज़्यादा, कंडक्टेंस उतना ज़्यादा। उसको उन्होंने मोबिलिटी कहा। उन्होंने कहा कि यहाँ पे मोबिलिटी कितनी है 4 की है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स कितने आ रहे हैं, आयन्स की जगह उन्होंने पार्टिकल टर्म यूज़ किया। कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं टोटल ऑन इन द सोल्यूशन 4 पार्टिकल्स आ रहे हैं। एक तो ये बड़ा वाला जिसको कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं हम लोग, और बाकी 3 ये बाहर वाले जो कि प्राइमरी से जुड़ रहे हैं, प्राइमरी वैलेंस से जुड़ रहे हैं। तो उसको अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊँ कुछ इस तरह से, तो ये हमारा कोबाल्ट है। कोबाल्ट से NH3 जुड़ा है कितना 6 NH3 यहाँ पर जुड़े हुए हैं कोबाल्ट से। कैसे जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं थ्रू सेकेंडरी वैलेंसीज। सेकेंडरी वैलेंसी को थोड़ा मोटी लाइन से दिखाएंगे हम यहाँ पर समझने के लिए। ये सारे क्या हैं सेकेंडरी वैलेंसीज। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे जो हैं Cl ये प्राइमरी वैलेंस से जुड़े हैं। मतलब इसको हमने, बल्कि इसकी थोड़ी सी पतली लाइन करूँगी मैं, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी को थिक लाइन से नहीं दिखाया गया। प्राइमरी वैलेंसी को नॉर्मल लाइन थी लेकिन डॉटेड थी, यानी टूटी हुई लाइन थी। ये इस प्रकार से उन्होंने इसको दिखाया था कि यहाँ पर ये Cl तीनों और एक ये बड़ा वाला आयन जो कि मैं स्क्वायर में दिखा रही हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये 4 स्पीशीज़, 4 पार्टिकल्स हमें मिलते हैं। इसलिए जो कंपाउंड इसकी मोबिलिटी 4 बताई गई। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड है इसमें क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बताया उन्होंने कहा कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। आप गिन सकते हैं यहाँ पे जो रेड लाइन्स हैं वो कितनी हैं, टोटल 6 हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 है। तो उन्होंने कहा कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ज्योमेट्री होगी इसकी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। इन्होंने तीन तरह के कंपाउंड्स बताए। इन्होंने कहा कि अगर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है तो ज्योमेट्री हमारी ऑक्टाहेड्रल होगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। यानी कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को भी डिसाइड करती है। ये बात भी इसी वर्नर थ्योरी में बताई गई। तो इस आधार पर इस कंपाउंड की रिएक्शन जब हम लोग AgNO3 से कराते हैं, जैसे कराते हैं AgNO3 से, तो यहाँ पर Ag प्लस और NO3 माइनस डालते हैं तो 3 Cl माइनस 3 Ag प्लस से जुड़ करके 3 AgCl देते हैं। क्योंकि आयनिक फॉर्म में है तो ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। ठीक है, अब इसी को इन्होंने इसका एक आइसोमर लिया जो कि क्या था CONH3 5, एक Cl अंदर ले लिया, Cl2। एक्चुअली इन्होंने क्या अंदर ले लिया, इन्होंने दिखाया कि जो दूसरा कंपाउंड इसके कलर्स अलग अलग थे। एक और कंपाउंड था जिसका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था CONH3 6Cl3, लेकिन वो आयनाइज होकर के 3 ही पार्टिकल दे रहा था, 4 पार्टिकल नहीं दे रहा था। उसको उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया कि क्योंकि यहाँ पर जो अमोनिया है वो 5 हैं और इसमें एक Cl अंदर आ जा रहा है, और जो दूसरा अमोनिया है वो यहाँ पर जैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वैसे मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में अमोनिया यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो वो अमोनिया इन्होंने बाहर दिखा दिया, यानी यहाँ से एक अमोनिया बाहर गया और एक Cl यहाँ से अंदर आ गया। इस केस में जो ये Cl है ये नॉन आयनाइजेबल हो गया क्योंकि ये सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ गया। तो अब इसमें भी हम देखते हैं कि इसमें जब ये आयनाइज होता है तो केवल और केवल ये दोनों Cl जो बाहर हैं, जिसको मैं रेड से दिखा रही हूँ, ये दोनों आयन और एक तीसरा बड़ा ये आयन बनता है। यानी टोटल यहाँ पर 3 पार्टिकल्स दिखाई पड़ते हैं। 3 पार्टिकल्स का मतलब है मोबिलिटी यहाँ पर 3 हो जाती है। मोबिलिटी कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। अगर इसकी रिएक्शन हम लोग AgNO3 से कराते हैं तो क्योंकि बाहर 2 ही Cl हैं तो 2 ही AgCl यहाँ पर हमको मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सिल्वर क्लोराइड मिलते हैं। और ज्योमेट्री यहाँ पर भी ऑक्टाहेड्रल है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इज स्टिल 6, अभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। बेशक 5 जो हैं वो अमोनिया से जुड़े हैं और एक Cl से जुड़ा हुआ है। ठीक है,
फिर उसके बाद अगला जो मॉलिक्यूल लिया गया वो लिया गया इसका एक और आइसोमर, जिसमें कि जब पानी में डाला गया तो केवल एक ही मतलब दो ही स्पीशीज़ मिली, मोबिलिटी जो थी वो दो थी। यानी इस प्रकार से यहाँ पर 2 अमोनिया बाहर आ गए, यहाँ पर 2 अमोनिया बाहर आ गए, साफ साफ लिख देती हूँ मैं, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, बाहर हैं। तो इस केस में भी कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी 6 है, लेकिन यहाँ कितने पार्टिकल्स आएंगे बाहर, सिर्फ ये Cl और ये बड़ा वाला आयन, यानी यहाँ पर 2 पार्टिकल्स होंगे और मोबिलिटी भी जो होगी वो क्या होगी, 2 होगी। यानी यहाँ पर करंट का फ्लो और कम हो जाएगा, कंडक्टेंस और घट जाएगी जो उसकी मोलर कंडक्टेंस है। साथ ही यहाँ पर जब हम लोग AgNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो क्योंकि केवल एक Cl- के रूप में बाहर है तो केवल एक सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनता है। और इसके बाद जो लास्ट, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री अभी भी ऑक्टाहेड्रली है। और लास्ट एक और मॉलिक्यूल लिया जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम था, लेकिन जब उसको हमने पानी में डाला तो हमें मोबिलिटी नहीं मिली, यानी कि उसमें आयंस का फ्लो नहीं हुआ, आयंस नहीं दिखे हमें। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वहाँ पर क्या था कि जो अमोनिया है वो एक और बाहर हो गया था और अब कितने अमोनिया बच गए थे यहाँ पर, 3, तीनों Cl अंदर आ गए थे कोऑर्डिनेशन नंबर को पूरा करने के लिए। तो इस प्रकार से उसको लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर 3 अमोनिया आ गए बाहर और 3 Cl अंदर हो गए। अब क्योंकि यहाँ पर एक भी आयन नहीं बचा हुआ है बाहर में, यानी प्राइमरी वैलेंस से जुड़ा हुआ एक भी आयन नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 पार्टिकल्स हैं, या मैं कहूँ 1 पार्टिकल, समझिए आप, आयनाइज फॉर्म में कुछ नहीं है लेकिन 1 पार्टिकल है टोटल, ये आयन्स कुछ नहीं है, मोबिलिटी यहाँ पर 0 है, कोई मोबिलिटी नहीं क्योंकि आयन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और कंडक्टेंस भी यहाँ पर 0 है, कंडक्टेंस नहीं है इसमें क्योंकि आयन का फ्लो नहीं है। साथ ही साथ जब AgNO3 से रिएक्शन हमने कराई, हमने इसकी रिएक्शन कैसे कराई, अगर AgNO3 से, तो 3 यहाँ जो Cl थे वो तीनों अंदर हो गए, बाहर जो अमोनिया है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, वो प्राइमरी वैलेंसी से नहीं जुड़े हैं, वो आयनिक फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पर एक भी आयन नहीं था Cl का और इसलिए AgCl यहाँ पर एक भी प्रोड्यूस नहीं होता, यानी सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से इस कंपाउंड के, एक ही कंपाउंड के एग्जाम्पल के साथ उन्होंने अपनी थ्योरी को पूरा प्रूव किया है, यानी उनकी जो थ्योरी है वो इस कंपाउंड के द्वारा पूरी तरह से प्रूव हो जाती है। जो उन्होंने शुरू में प्राइमरी वैलेंसी कहा था, बाद में वही आयनिक बॉन्ड के रूप में जाने गए, जो उन्होंने सेकेंडरी वैलेंसी कहा था वही बाद में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में समझे गए। तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। इसके आगे का जो टॉपिक है वो है आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फिलहाल के लिए थैंक यू।